खबर दें आपको, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है और मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से जो केस था उसकी रोज़ाना के बुनियाद पर समाअत हुई है और ये 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता और जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। दरखास्तों में भारतीय आइन का आर्टिकल 370 और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया गया था। दरखास्तों में जम्मू और कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने को भी चैलेंज किया गया था। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्राचूड की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर 16 दिन तक समाअत हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा दरखास्तों की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 मनसूख करने के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला सुनाते हुए हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला सुनाते हुए कहना था कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने GNews के लिए वक्त निकाला। कहिएगा कि किस तरह से आप ये देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड था ये फैसला? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि जारी बात है कि पिछले 5 साढ़े 5 साल से कश्मीरियों के पास हकूक नहीं है और लग तो ये रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जो जिसके बारे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि शायद वो बड़ी आज़ाद है, पता तो ये चलता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे के ऊपर है, उसके ऊपर कैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इग्नोर कर सकती है। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ये कहता है कि रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ। सो जब आप इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 इस हवाले से कहता है कि स्टेट्स को रिस्पेक्ट करें। सो हाउ कम इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये दे सकती है? लगता तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, तो ये तो प्री पोल रिगिंग है। ये तो मौका देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो अटूट जिसे वो कहते हैं ना कि राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो लगता तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसका हिस्सा बनी है। और ये एक बात सुने, ये OIC जो है उसके भी एजेंडे के ऊपर है
है। इंटरनेशनली हर मुल्क इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इसके ऊपर जो इसका अपना हक खत्म हो चुका है। मेरी जाती राय में यह है कि एक जारी बात है, ये कश्मीरियों के साथ एक जुल्म है, ज्यादती है, उनसे फंडामेंटल राइट्स ले लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ले लेना, लीगल राइट्स ले लेना, और ये चीज बताता है कि एक मोनोपोली है इस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की और उनके रजीम की। एक खौफ का आलम है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको इंडिया की सबसे कहा जाता है जी हम तो बड़ा शाइनिंग इंडिया है, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क हो और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से फैसले ना कर सके, ये कैसे मुमकिन है? तो लगता तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो हुकूमत की है, इसमें एक जो रेन ऑफ टेरर है इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसमें मीडिया तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट से। अब जुडिशरी भी सामने आ गई है कि उसने लोगों के हकूक और फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर दिया है और सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल एलियनेशन है, माजी में भी ऐसे हुआ है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जब वो ऐसे फैसले देते हैं जो बीजेपी के हक में होते हैं, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। तो लगता तो ये है कि ये एक इस तरह की चीज है कि उनको राज्यसभा के शायद इनमें से सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बाद में पॉलिटिकली अकोमोडेट कर दिया जाए आज, क्योंकि आपको पता है 4 से 6 माह बाद तो इंडिया के अंदर इलेक्शन है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला किया गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से और वैलिडेट कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनलीगल और जिस इशू को स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है, जिसको जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जिसको यूरोपियन यूनियन कहती है कि ये एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, तो हाउ कम इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कश्मीरियों के हैं उसको इग्नोर कर सकता है। और इससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इलिबरल डेमोक्रेसी है और ये इलिबरल डेमोक्रेसी हर रोज जो है वो इसमें कश्मीरी तो छोड़ें, आपको पता है मणिपुर में क्या हुआ और बाकी चीजें तो हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जिसको देख के तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स समथिंग सेमी अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ रहिएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा है। कहिएगा, इस फैसले के मकबूजा कश्मीर पर मजीद क्या असरात होंगे और क्या खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें ये फैसला जो है ये एक्सपेक्टेड था बदकिस्मती से, और इससे जो 2 बातें साबित होती हैं वो ये हैं कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरह जो हिंदुत्व का नजरिया है और बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसके जेर असर और कंट्रोल में है। दूसरी बात ये कि ये कंप्लीट इंटरनेशनल लॉ और भारत के अपने आइन की वायलेशन की मबनी ये जजमेंट है। और तीसरा पहलू ये है जो कि बताना आपके जरिए से नाज़रीन को जरूरी है कि चूंकि भारत खुद इस मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था और उसके एजेंडे पे ये अभी तक मौजूद है, तो भारत की डोमेस्टिक किसी कोर्ट की वर्डिक्ट के जरिए से इसके इंटरनेशनल कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जा सकता। और मैं तवक्को करता हूं कि थोड़ी देर में चूंकि पाकिस्तान का सरकारी बयान भी आ जाएगा तो उस वहां भी मेरी तवक्को यही है कि न सिर्फ इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाएगा बल्कि आलमी सतह पे भी इसको कंडेम इसलिए किया जाएगा कि कोई डोमेस्टिक कोर्ट की वर्डिक्ट जो है उसके इंटरनेशनल डिस्प्यूट को और यूएन रिकॉग्नाइज्ड जो इशू है उसकी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों बल्कि खुद भारतीय आइन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ये बुनियादी तौर पर साबित हो गया है कि ये जो वर्डिक्ट है ये एक ऐसे टाइम पे लाई गई है 3.5 साल के बाद, ताकि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी और मोदी सरकार जो है वो अपने जो इम्कानात हैं री इलेक्शन के उनमें इजाफा कर सकेगी। देखें जी, जो हमने इकदाम किए थे 5 अगस्त 2019 को, अब जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी उनकी तायीद और हिमायत की है। तो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें कश्मीरी अवाम, वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट करेंगे। मैं तवक्को करता हूं OIC की जानिब से भी इसकी रिजेक्शन आएगी और अक़वाम मुत्तहिदा की तो खुद बताते खुद ये सलामती कौंसिल की तमाम रेजोल्यूशंस की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूं कि हकीकी तौर पे इंटरनेशनल जो नेचर और कैरेक्टर है इस इशू का उसमें कोई इस फैसले से तब्दीली नहीं आई है।
जो सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर कमर साहब, जिस तरह के अभी सैयद मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि फैसला मुकम्मल तौर पर भारतीय आइन की भी खिलाफ वर्जी है, साथ ही साथ सलामती काउंसिल की रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी है, तो आप भी ये समझते हैं कि इस फैसले के असरात बहुत ही नेगेटिव होंगे और खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा? देखिए, बात यह है कि कश्मीरी हो या पाकिस्तानियों ने कभी भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कश्मीर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। सो यहाँ पे जब कश्मीरियों को खौफ के आलम में दबा दिया जाए और उनको ये बता दिया जाए कि तुमने दुकानें बंद करनी है, तुमने कारोबार नहीं करना, और अब ये क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह के जिंगोइस्टिक नारे लगा के लोगों के अंदर खौफ डाला जाए, जिसमें आपको याद है कि इवन के कांग्रेस के जो रहनुमा है राहुल गांधी, जब उन्होंने एक ऐलान किया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं सफर करूंगा, तो उनको कहा गया कि तुम कश्मीर का नाम क्यों लेते हो और कश्मीर की बात क्यों करते हो, तुम किसी और शहर में जाके अपनी पॉलिटिकल रैली करो। जब इस लेवल की जिंगोइज्म इंडिया के अंदर मौजूद हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बात तो ये, लेकिन जैसे हमने पहले कहा है कि ये एक बेसिकली इंडियन जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कश्मीर के ऊपर लागू ही नहीं होती। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेटली ये कह रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, तो हाउ कम विदाउट गेटिंग नॉलेज, विदाउट गेटिंग द सपोर्ट एंड विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ आप आजाद कश्मीर की जो असेंबली है, मकबूजा कश्मीर की असेंबली के बगैर ये कैसे फैसला कर सकते हैं? पाकिस्तान में हमने कोई कानून बनाना हो, अगर कोई ऐसा हो तो आपको पहले प्रोविंसेस से पूछना पड़ेगा, या फिर आपके जो कश्मीर के हवाले से सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो था वो इंडिया के पास था, लेकिन इंडिया ने हर चीज कश्मीरियों से ले ली है। इंडिया के अंदर एक रवाज ये है कि जो पावर है वो यूनियन टेरिटरी, जो स्टेट है वो उसको हुकूमत जो है यूनियन है वो स्टेट्स को देती है, लेकिन ये अजीब है कि स्टेट से पावर छीन ली जाती है। सो मैं समझता हूँ कश्मीरी इस पे बोलेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क्लास को इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। ये एक इतना इंटरनेशनल इशू है, इसमें मजीद जैसे आपने कहा कि इसमें रिस्क है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको हम बार बार हाईलाइट कर चुके हैं पहले भी, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको कॉन्टिन्यूसली इग्नोर किया, कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करते रहे, और फिर बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे मामलात खराब होते हैं या कश्मीरी उठ खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कश्मीरी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो हकूक चाहिए, तो जारी बात है पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे कश्मीरी अवाम की और वो जो यूथ है, वो जो 60-65% यूथ है कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, अगर उनको नहीं सुना जाता, उनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो फिर मैं जाती तौर पे अगर कुछ ऐसा वाकया होता है, और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी उस वाकये को भी, अगर कश्मीरी उठ खड़े होते हैं, उसको ताकत से दबाएंगे और ताकत से दबा के तो उसका भी इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। सो ये उन्होंने लास्ट टाइम 2019 में आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, इस दफा वो कश्मीर के जरिए वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वो माहौल गर्म करेंगे। अभी आप देखिएगा कि इंडियन मीडिया सारे का सारा कश्मीरी लीडर्स और जो यूथ है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेगा, मीडिया के जरिए सिक्योरिटी एजेंसीज क्रैकडाउन करेंगी और दबाएंगी कि कोई बंदा कश्मीर से बोले ना। सो अगर एक नेचुरल अपराइजिंग होती है वहां पे कश्मीर के अंदर, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर जिस तरह फलस्तीन और गजा के मामलात को कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रही है और समझ रही है कि बस ठीक है इंटरनेशनल जो एस्पिरेशंस हैं उसको हमने ऐसे ही रखना है, तो आई पर्सनली बिलीव कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उस कॉन्सिक्वेंसेस को भी नरेंद्र मोदी बड़े स्मार्टली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मोदी वो कहते हैं कि जब भी आप देखें कि इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको होता हुआ नजर आएगा, और वही हुआ कि इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं और कश्मीर पे बॉर्डर पे पाकिस्तान के रिलेटेड चीजें जो हैं सो हो गई हैं। सो इंडिया वैसे पॉलिटिक्स ये करता है जी कि हम तो जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन लड़ना होता है तो पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स के ऊपर वो इलेक्शन लड़ता है। दैट्स वेयर आई बिलीव के इंडियन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे एक इंतहाई एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जिसमें बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो बोल भी नहीं पाएंगी, और वो डरेंगी कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो ये सारे का सारा जो मीडिया है जो कि
इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, अदानी साहब और बाकी जिन लोगों ने खरीदा हुआ है, वो मीडिया हर चीज को जब वो मलियामेट कर देगा, तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये होता है कि जो मीडिया होता है वो हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करता है। इंडियन मीडिया डिफरेंट है, वो ऑपोजिशन पे क्रिटिसिज्म करता है। सो इंडियन मीडिया प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट वो मिलके जो है वो ऑपोजिशन पे क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी तरह वो मिलके अब ये जो कश्मीर का मसला है इसमें और आज हो सकता है आज से या कल से क्रैकडाउन शुरू हो जाए और कश्मीरियों को, यूथ को अगवा कर लिया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो सकती हैं कश्मीर के अंदर। ये चीजें जो है ये कॉन्टिन्यूसली हमें बता रही हैं कि ये पैटर्न आइंदा आने वाले दिनों में कुछ डेवलप हो सकता है, जिसमें इलेक्शंस आ रहे हैं तो समझें कि वायलेंस भी हो सकता है। इस पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर ध्यान ना दिया तो देयर आर चांसेस कि कुछ ऐसी मिसकैलकुलेशन इंडिया कर सकता है। और आपको पता है कि हाल ही में ये तो अमेरिका और कनाडा तक इनकी डीप स्टेट जो है वो वहां पे बंदे मार रही है। तो अगर ये जो कॉन्फिडेंस मिला हुआ नरेंद्र मोदी को, उस कॉन्फिडेंस के जरिए वो कुछ ऐसा जरूर माहौल खराब करेंगे जिसमें वो नारा लगाते हैं कि जी मोदी को हम लेके आएंगे। तो ये जहन में रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हालात खराब भी हो सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा कि आपको क्या लगता है अब ये जो तमाम तर मामला है इसको आलमी सतह पर किस तरह उठाना चाहिए? जो इंटरनेशनल जितनी भी कोर्ट्स हैं और जितने भी मामलात हैं, अब इसको किस तरह से इस मामले को उजागर करें? देखिए जी, जो पाकिस्तान और कश्मीरी जितने दुनिया में मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि उन सब की ये एक इखलाकी और एक नज़रियाती जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के तमाम अहम फोरम्स पे इसकी आवाज़ उठाएं। इसके लिए मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगा कि जो बड़ी ताकतों में कश्मीरी और पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो अपने कांग्रेस को, वो अपने पार्लिमान को और अपने लोकल अराकीन को, जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनको ईमेल्स लिख सकते हैं, उनको लेटर्स लिख सकते हैं और उनसे डिमांड कर सकते हैं कि वो इंडिया के इस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को कंडेम करें, रिजेक्ट करें और इसको बेसिकली अब भारत के साथ जो उसका गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती रवैया है उसकी बेसिस पे अपने ताल्लुकात पे नजरसानी करें। ये आवाज को ऑर्गेनाइज करना पाकिस्तान के लेवल पे ऑब्वियसली मैं तवक्को करता हूँ कि अभी इस लेवल से इसकी पाकिस्तान की सियासी क़यादत और फौजी क़यादत और सिफारती क़यादत की तरफ से मैं तवक्को करता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगी, लेकिन साथ ही साथ इस आवाज को सिर्फ सरकारी सतह पे बुलंद करना काफी नहीं है। हमारे जितने एकेडमिक्स हैं, हमारे जितने मीडिया चैनल्स हैं, हमारे जितने लिखारी हैं, हमारे जितने थिंक टैंक्स हैं और हमारे जितना डायस्पोरा है इंटरनेशनली, उनको हम आवाज होके कंधे से कंधा मिला के कश्मीरियों के जो उनके दुख दर्द में हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और इंटरनेशनली इस तमाम मामलात में भारत की हकीकत भी एक्सपोज करनी चाहिए। और जिस तरह अभी डॉक्टर चीमा ने बताया कि ये सारा जो मामला है ये दरअसल भारत जो है और मोदी सरकार की भारत को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश है, जिसमें किसी कश्मीरी, किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी सिख की जान, माल, इज्जत महफूज नहीं है। और अब जबकि ये चीज साबित हो चुकी है कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दरअसल मोदी सरकार और उसी नजरिए और तंग नजरी के जेर असर है और उससे कश्मीरियों को किसी किस्म के हुकूक और आज़ादी और खुद मुख्तारी के जो उनके हकूक हैं उनको मिलने की बिल्कुल तवक्को नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये इसके नतीजे में जो कश्मीर की हुर्रियत की तहरीक है वो मजीद उसमें तेजी भी आएगी और क्लैरिटी भी आएगी कि अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे आला अदालत ने जब ये साबित कर दिया है कि उसका इंसाफ से, उसका कानून से, उसका आईन से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है और वो इन तमाम फोरम्स को बुनियादी तौर पे हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत को हिंदुस्तान बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके जरिए कश्मीरी, सिख और ईसाई सबकी नस्ल कुशी भी की जा रही है और रीसेटलमेंट भी की जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस हकीकत को न सिर्फ हम पाकिस्तान की सतह पे बल्कि आलमी सतह पे हर फोरम पे उठाएं और साथ ही साथ इसके लिए तमाम जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बेशुमार खतूत और ईमेल्स लिखनी चाहिए, UN सेक्रेटरी जनरल को लिखनी चाहिए, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जितने कश्मीरी और पाकिस्तानी दुनिया में मौजूद हैं उनकी ये जिम्मेदारी है
कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पे भी जोर दें और साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया का भी सहारा लें और उसके जरिए से, अपने आर्टिकल्स के जरिए से, अपने ईमेल्स के जरिए से, अपने ट्वीट्स के जरिए से ये साबित करें कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक बीजेपी और आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट है और इसका वाहिद मकसद जो भारत की एक इंतहा पसंदाना मुस्लिम कुश और कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। हाफिज एहसान अहमद इंटरनेशनल माहिर कानून है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? ज़रा समझाइएगा कि इस फैसले से क्या समझ आता है, क्या फैसला दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक धब्बा है कि उन्होंने आज जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिस इंटरप्रेट किया है। आज उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उसको मिस इंटरप्रेट किया है। आज उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू, जो उनके कांग्रेस के लीडर थे, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी, आज उन्होंने उसको मिस इंटरप्रेट किया है। और आज उन्होंने जो एक लेटर ऑफ एक्सेशन 1947 के अंदर हरी सिंह के साथ एक कमिटमेंट्स की थी, पाकिस्तान तो वैसे उस एक्सेशन को नहीं मानता, लेकिन उस एक्सेशन के अंदर जो 5 चीजें इंडिया ने कमिटमेंट की थी और वो परमानेंट नेचर की थी कि आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका इंडिपेंडेंट फ्लैग होगा, आपका 1927 के अंदर जो आपका एक लॉ बना हुआ है रेजिडेंट्स का, आपके डेमोग्राफिक चेंज नहीं आएगी, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर आपका इस्तेहकाक होगा, आपकी नौकरियों के ऊपर आपका इस्तेहकाक होगा, और कोई भी यूनियन लिस्ट का जो लॉ है, जो 97 सब्जेक्ट्स हैं, वो किसी सूरत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडियन असेंबली जो है उसकी एक्सटेंशन कश्मीर के ऊपर नहीं करेगी जितनी देर तक कश्मीरियों की असेंबली जो है वो नहीं करेगी। और ये कमिटमेंट्स तो थी जवाहरलाल नेहरू ने हरी सिंह को भी दी, और ये साथ उसमें कहा गया कि अगर इसको आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको एक नया लेटर ऑफ एक्सेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो नंबर 1 ये है कि जो आज की जो जजमेंट आई है, वो जो हरी सिंह ने एक एग्रीमेंट किया था, आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिनाई किया है और उससे पाकिस्तान का केस और मजबूत हुआ है। दूसरा ये था कि जो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला जो था, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उनके बाद जो आर्टिकल 306 आया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टेटस पे बात हुई, ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और आर्टिकल 370 जो है इसको पहले इन्होंने 17 अक्टूबर 1949 को अप्रूव किया और 26 जनवरी 1950 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया। उसके बाद इंडिया ने 1952 के अंदर दिल्ली एग्रीमेंट किया और सर्टेन एश्योरेंसेस जो थी वो दी उसके अंदर, और फिर जब उन वायलेशंस को होने लगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को वहां से सैक करवाया, उसको अरेस्ट करवाया, और ये आपका एजेंडा मिलता है कि इंडियंस कितने कनाइव्ड हैं और कितने मेलाफाइडे हैं। उसके बाद जब स्ट्रगल बढ़ने लगी तो 1954 के अंदर जो है एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया विद द कॉन्करेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और आर्टिकल 35A जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये सारी चीजें ऐसी थी, आर्टिकल 370 की क्लियर लैंग्वेज है कि इसको एब्रोगेट, इसको रिपील या इसको मॉडिफाई जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एडवाइस के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये मामला जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाहे बगाहे आता रहा। 1959 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आया, 1964 के अंदर आया, उसके बाद 1975 के अंदर शेख अब्दुल्ला की और इंदिरा गांधी की एक मीटिंग के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर भी ये स्टेटस परमानेंट इंडिपेंडेंट में बात रखी गई। फिर 2014 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया गया है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 2016 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि ये एक परमानेंट स्टेटस है, इसके पास प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं है। फिर 2018 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस चीज को होल्ड किया कि ये जो आर्टिकल 370 का है ये एक सेक्रोस्टैंड डॉक्यूमेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि मोदी ने 2014 के अंदर अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वो महबूबा मुफ्ती के साथ उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और उस गवर्नमेंट के बाद पावर विड्रॉ करके तो 2018 के अंदर गवर्नर राज लगाया अपने इस जो निफेरियस किस्म के डिजाइन थे मुकम्मल करने के लिए। और फिर 2019 के अंदर 5 अगस्त को पहले उसने 272 जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो निकाला और आर्टिकल 367 को अमेंड किया कि जिसके अंदर जो लफ्ज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली कहा। और फिर 6 अगस्त को जो था वो जो 370 की जो पास थी वो सारी की सारी जो है वो विड्रॉ कर ली गई और कहा गया कि जो इंडिया है वहां के ऊपर अपने लॉज जो है एप्लीकेबल करेगा। और फिर अक्टूबर के अंदर
हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ थे और अपना तमाम तर जो नुक्ता नज़र है वो इस फैसले पर हमसे शेयर कर रहे थे। और हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि अब भारत की जानिब से तशद्दुद और जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी मुतवक्के हैं, आगे मज़ीद वायलेंस का भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब इस फैसले के बाद होगी। तो इस सब से निपटने के लिए अब पाकिस्तान को और जो दीगर ममालिक हैं उनको किस तरह से रोल अपना प्ले करना चाहिए? देखिए, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आज मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत, पाकिस्तान वज़ीर आज़म के लेवल पे, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत और पाकिस्तान की सफारती सतह पे एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग जो है एक रिजेक्शन भी आएगी और कंडेमनेशन भी आएगी इस कानूनी मेजर को इस्तेमाल करके अपने जो हिंदुत्वा के तहत कश्मीर को भारत के अंदर जम करने की जो मज़मूम कोशिश है उसको कंडेम भी किया जाएगा और रिजेक्ट भी किया जाएगा। तो पहला पहलू तो यह है कि कानूनी एतबार से दुनिया के कश्मीर के मामले पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनली ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और उसमें कोई तब्दीली इस एक्शन की वजह से नहीं आई है। तीसरा पहलू ये है कि अब हमने इन तमाम मामलात को उठाना भी है और तमाम फोरम्स पे मैं तवक्को करूंगा कि OIC के फोरम से भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आनी चाहिए और साथ ही साथ मैं तवक्को करता हूं कि जो तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करेंगी। मुमकिन है कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो किसी अहम फोरम से इस कॉन्टेक्स्ट में खिताब भी करें जिसमें वाज़ेह करें वो पाकिस्तान की हिकमत अमली और सोच और आलमी बरादरी और कौम और कश्मीरी भाइयों को एतमाद में लें। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कश्मीरी हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस मसले कश्मीर के, उनके लिए ये दो एतबार से ये बहुत अहम दिन है। एक तो ये कि उनकी 75 साल से जो भी उनको तवक्कुआत या गलतफहमियां या खुशफहमियां थी कि भारत एक जमहूरियत है और उनकी एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर एक जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उनके हुकूक की दाद रसी कानूनी एतबार से हो सकती है, वो आज हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्योंकि आज जो फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उससे ये चीज साबित हो गई है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी की हिंदुत्वा की पॉलिसी को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए कायम है और काम कर रहा है और वो खुद भारतीय आईन और आलमी कवानीन का कोई पास नहीं रखता है। तो अब मैं समझता हूं कि इसके नतीजे में जो हुर्रियत की तहरीक है उसको एक नई महमेज मिलेगी, एक नई उसमें रूह फूंकी जाएगी, क्योंकि अब जो कश्मीरी हैं उनके पास ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि उनका मुस्तकबिल किसी भी एतबार से भारत से नहीं जुड़ा हुआ और भारत की तमाम कोशिशें कि सियासी एतबार से, कानूनी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से, डेमोग्राफिक चेंजेस के एतबार से और रीसेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरी के एतबार से वो तमाम जो है उनको वो रिजेक्ट भी करते हैं, अपोज भी करते हैं और मैं तवक्को करता हूं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इसको रेजिस्ट भी करेंगे और जो कश्मीर की हुर्रियत की तहरीक है उसमें मैं समझता हूं एक नई जान आएगी। ठीक है, डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मलिया लोधी साहबा आप बताइएगा कि आपको लगता है कि 4 से 6 महीने में जो भारत में इलेक्शंस आने वाले हैं उसके हवाले से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला सुनाया गया है? देखिए, ये पहले भी भारत ने कोशिश की थी, मोदी हुकूमत ने बल्कि मुलाकातें भी की उन कश्मीरी सियासतदानों से जो कि प्रो इंडिया रहे हैं माजी में, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया कि इलेक्शन में वो हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जब तक ये स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगी जम्मू एंड कश्मीर की तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे भारत की, अगर कश्मीरी अवाम ही तैयार ना हो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए कि वो इस इलेक्शन को फ्रॉड और एक फास्ट समझते हैं, तो मैं नहीं समझती कि बात आगे जाएगी।